Hello friends, how are you? I hope all of you are happy and healthy, and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MKF। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर फंसते हैं। आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इन 40 प्रश्नों से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। अर्थात ये 40 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, यदि वीडियो ये नहीं देखिए तो ये आपने कुछ नहीं देखा है। मेरा दावा है कि वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि वीडियो में कितना दम है। आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो देखिए साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। भाग 5। भाग 5 में आपका भारतीय संविधान से संबंधित जो संघीय न्यायपालिका है उसका उल्लेख किया गया है। यदि भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है और भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, उनका उल्लेख किया गया आपका भाग 4 में। और भाग 5 में किसका? संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, यह प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है और ये कई बार पूछा भी गया है। चलिए एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी निम्न में से कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी मुख्य व्याख्या करता है और उसका संरक्षक भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, छाप लीजिएगा, परीक्षा में जरूर फंसेगा। विकल्प इस प्रकार है: रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान 1950। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रेगुलेटिंग एक्ट है जो 1773 में आया था, अर्थात जो अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसी के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था? देखिए, प्रश्न की प्रकृति को समझिएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो कि प्रश्न में पूछा क्या है और किस प्रकार से पूछा है। आपको पहले प्रश्न समझना होगा, उसके बाद आप विकल्पों पर पहुंचिएगा। तो आपसे पूछा, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था? जब मूल रूप से संविधान बना था, जब जो संविधान मूल रूप में था स्टार्टिंग में, उसमें पूछा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसमें कितने मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था? 6, 7, 8 या फिर 10? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 7 न्यायाधीशों का मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त, अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 मुख्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था इसमें। चलिए, और वर्तमान में कितने हैं फ्रेंड्स? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश है। कितने हैं? 33, अर्थात टोटल है 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी अन्य न्यायाधीश है। कहां? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, मैंने पिछले प्रश्न में बताया है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 33। मुख्य न्यायाधीश है 1 और बाकी अन्य न्यायाधीश है 33, तो टोटल हो गए आपके 34। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर विधि मंत्रालय? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद के पास ही शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति होती है कि वह जब चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करते हैं?
ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी या फिर भारत के विधि मंत्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा गया है कि किसकी परामर्श से करते हैं, किसकी सलाह से करते हैं, तो वह जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सलाह से ही, अर्थात उसके परामर्श से ही राष्ट्रपति बाकी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है आपका जो सर्वोच्च न्यायालय के जो तदर्थ न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वह आपका फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका सम्मति सूची का प्रावधान है, केंद्र व राज्यों के बीच के संबंध है और केंद्र व राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन है, उनका बंटवारा है। तो ये तीनों ही चीज ली गई आपका ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या लिया गया, भारत की संघात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान कनाडा से लिया गया। और यूएसए से क्या लिया गया, आप फटाफट से कमेंट में लिखिएगा, यदि आपको मालूम है तो पूरा लिखिएगा कि यूएसए से क्या क्या लिया गया, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहां? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद एवं सत्र न्यायालय में या फिर इनमें से सभी में? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। तो देखिए पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान है किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है, जो जनपद अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो सत्र न्यायालय होते हैं, उन सभी में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तीनों में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्न में से कौन कर सकता है? यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय के अंडर जो कोर्ट है उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके। चलिए थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द इधर उधर हुआ तो आप कंफ्यूजन पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना अनिवार्य है? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आपसे पूछा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे तो वे व्यक्ति कम से कम कितने वर्ष तक, जो बाकी जो उच्च न्यायालय है किसी भी उच्च न्यायालय में, तो एडवोकेट अर्थात वकालत होना अनिवार्य है कितने वर्ष तक? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष तक। उसे किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए उसके पास, तभी जाकर वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उच्चतम न्यायालय अर्थात हाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 58 वर्ष? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक। जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वह अपने पद पर 65 वर्ष की अवधि तक बने रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां आपको कमेंट में लिखना होगा। आप बताइए कि जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो आप फटाफट से कमेंट में लिखिएगा यदि आपको मालूम है तो, यदि नहीं मालूम है तो वो भी बताइएगा, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। एक वीडियो आपकी हाई कोर्ट से संबंधित आएगी। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? कदाचार, असमर्थता, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। जो कदाचार है अर्थात जब वह जो न्यायाधीशों के लिए जो आचरण बनाए गए हैं, जो उनके नियम बनाए गए हैं, यदि वो नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, यदि वह आचरण के विरुद्ध कार्य करता है, यदि वह कदाचार करता है या फिर असमर्थ होता है अपने कार्य करने में, तो उन दोनों ही नियमों को पालन न करने के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इन दोनों ही प्रमाणित आधारों के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो महाभियोग चलाया जाता है तो उसका जो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसकी पदच्युति अर्थात पद से हटाने का आदेश कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्री परिषद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनका कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे उनकी अनुपस्थिति में, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ? केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में, या फिर किसी भी न्यायालय में नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी न्यायालय में ये नहीं कर सकते सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद या फिर मंत्री परिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। संसद के पास ये अधिकार होता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी, अंग्रेजी दोनों, या फिर 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। यदि आप सोच रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ना ही हिंदी में, ना ही हिंदी अंग्रेजी दोनों में, केवल हिंदी अंग्रेजी में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक कामकाज है वह अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय परिषद, संसद, अधीनस्थ न्यायालय या फिर निर्वाचन आयोग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधीनस्थ न्यायालय। जो इसके नीचे न्यायालय कार्य करते हैं सुप्रीम कोर्ट के नीचे, तो उन सभी का ये है निरीक्षण, अर्थात जांच कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, उनका ऑडिट भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? संसद के अधीन होती है, राष्ट्रपति के अधीन, प्रधानमंत्री के अधीन या फिर पूर्णतः स्वतंत्र? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतः स्वतंत्र। जो भारत की जो न्यायपालिका है वह अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र होती है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता, वह न किसी के दबाव में कार्य करती है और न ही किसी के प्रेशर में आती है, अर्थात वह पूर्ण उससे स्वतंत्र कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय या फिर केंद्रीय मंत्री परिषद? तो यदि आप इसका आंसर ए सोच रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब है भारत का उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसी को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में कोई विवाद आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका पूछा गया क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार या फिर बहुमुखी अधिकार है? तो फ्रेंड्स वह उसका मौलिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 इस प्रकार है कि राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? कानून मंत्री से, महान्यायवादी से, उच्चतम न्यायालय से या उच्च न्यायालय से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी परामर्श ले सकता है, ये उसका अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 137, आर्टिकल 143 या फिर आर्टिकल 148? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आपका आर्टिकल 143। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया? तो आर्टिकल 43 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसके पास होता है? उच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, राष्ट्रपति के पास या फिर लोकसभा के पास? अर्थात पूछा गया है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है, जब कोई भी जो न्याय की प्रक्रिया होती है, जब उसका पुनरावलोकन किया जाता है तो वह अधिकार किसके पास होता है? तो साथियों वह अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? परामर्शदात्री, अपीलीय, संवैधानिक या फिर प्रारंभिक? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक अधिकार के क्षेत्राधिकार में आता है ये सुप्रीम कोर्ट के, ये उसका प्रारंभिक अधिकार क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29, जनहित याचिका जिसे हम PIL कहते हैं, जिन निम्नलिखित में से किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उपरोक्त दोनों में या फिर किसी में नहीं? तो यह आपके किसी में भी दायर की जा सकती है। जो PIL होती है, जनहित याचिका होती है, वह आपकी किसी भी कोर्ट में, अर्थात चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में दायर की जा सकती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर उपरोक्त सभी को? तो देखिए फ्रेंड्स, इस एक एक करके समझिए। जो मंत्रिपरिषद होती है उसके सदस्य को यह नहीं हटा सकता। क्यों हटाएगा? क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है, वो नहीं सिफारिश कर सकता। अब आता है आपका लोकसभा अध्यक्ष, इसे भी नहीं हटा सकता। तो यह केवल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्यों को उनके पद से हटाने की राष्ट्रपति सिफारिश कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थे? हीरालाल जे कानिया, के एन वांचू, एस एस सीकरी, या फिर वाई वी चंद्रचूड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन आपका 5 स्टार है, इसको आप छाप लीजिएगा, ये आपका किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे थे? ये भाई साहब आपका 5 स्टार क्वेश्चन है, शायद ही आपको बहुत कम को मालूम होगा इस क्वेश्चन के बारे में। हीरालाल जे कानिया, के एन वांगचू, एस एस सीकरी, या फिर वाई वी चंद्रचूड़? पूछा गया है कि सबसे लंबी अवधि तक अपने पद पर सुप्रीम कोर्ट के जो कौन थे मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाई वी चंद्रचूड़। ये थे साथियों सबसे लंबी अवधि तक। और ये कब तक? तो साथियों पहले तो इनका पूरा नाम जान लीजिए। वाई वी चंद्रचूड़ का मतलब है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और ये 16वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, जो 1978 से 1985 तक, अर्थात लगभग 7 साल 4 महीना 20 दिन ये अपने पद पर रहे थे सर्वाधिक लंबी तक। और जो आज तक, आजकल आप देखते हैं कि आजकल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके लिए भी ऐसा करना मुश्किल है, इतनी लंबी अवधि तक वे भी अपने पद पर रहना मुश्किल है, लेकिन ये रहे थे अपने पद पर कब? कितना? 7 साल 4 महीना 20 दिन, 1978 से 1985 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक आसीन कौन रहे थे? देखिए सबसे अधिक समय तक वाई वी चंद्रचूड़ रहे थे। अब पूछा है कि सबसे कम समय तक कौन रहे थे, यह भी प्रश्न आपका बन सकता है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक। कितना? ये मात्र 18 दिन तक अपने पद पर रहे थे, और वर्ष 1991 में ये 25 नवंबर से 12 दिसंबर 1991 तक अपने पद पर रहे थे, मात्र 18 दिन तक। और ये कौन से नंबर के थे? तो ये 22वें नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? आपसे मुख्य न्यायाधीश नहीं, आपसे न्यायाधीश पूछा गया है। सुनंदा भंडारी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, या फिर इंदिरा जयसिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीबी ऐसी थी कि जो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी, या फिर सुप्रीम कोर्ट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले, राज्यों के परस्पर विवाद के मामले, या फिर मूल अधिकारों का संरक्षण, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? पूछा गया कि कौन से मामले जो है उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मूल अधिकारों का संरक्षण के मामले जितने भी, वे दोनों ही जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यदि मूल अधिकारों को हनन होता है, कहीं उनमें कमी आती है, या उनका कोई पालन नहीं करता है, तो या इनसे जो भी उत्पन्न विवाद होते हैं, तो वे दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नूतल पार्टी वेंकट रमन, एन वी रमन्ना, रंजन गोगोई, या फिर रविशंकर प्रसाद? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नूतल पार्टी वेंकट रमन भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये आपका जबरदस्त 5 स्टार क्वेश्चन। 28 जनवरी 1950, 1 अक्टूबर 1937, 24 जनवरी 1950, या फिर 24 जनवरी 1947 को? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी 1950 को भारत के वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। जबकि थोड़ा सा और जानिए, जबकि कितना, जबकि जो है 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को यह संघीय अदालत के रूप में स्थापित की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय अदालत के रूप में स्थापित की गई थी, और 28 जनवरी 1950 को यह जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 139, आर्टिकल 125, आर्टिकल 152 या फिर आर्टिकल 128? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 125 में यह उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। देखिए आपसे पूछा गया कि जो उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं वो कहां से दिए जाते हैं? केंद्र सरकार के निजी फंड से, राष्ट्रपति कोष से, भारत की संचय निधि से या फिर समेकित निधि से? तो फ्रेंड्स बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर में आने के पूरे चांसेस रहते हैं इसके। तो ये भारत की जो संचय निधि होती है इसी से जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और इसका उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख है आपका आर्टिकल किसमें? 226 का सब क्लोज 1, इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, कहां से दिए जाएंगे? संचय निधि से। और संचय निधि का वर्णन किया गया आपका संविधान के आर्टिकल 226(1) में। तो चलिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये संचय निधि होती है यह भारत सरकार की सबसे बड़ी निधि होती है। कौन सी सबसे बड़ी निधि होती है? भारत की संचय निधि। और भारत की संसद तय करती है कि इस निधि में से कितना फंड निकाला जाएगा और कितना डाला जाएगा, किसको दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा, ये सारे निर्णय भारत की संसद करती है। इस पर अधिकार होता है संसद का और ये सबसे बड़ी भारत सरकार की संचय निधि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए क्विज के रूप में बड़ा ही आसान सवाल है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका राइट आंसर बताएंगे जरूर। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है वे किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 47th, 48th, 49th या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यदि आपको मालूम है तो बताइएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी लिखिएगा कि इन्होंने किसका स्थान प्राप्त किया था, ये किसके स्थान पर अपने पद पर नियुक्त हुए थे जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए सारे फैक्ट आप लिखा करिएगा, आप लिखेंगे तो आपके याद होंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है अपने सभी दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट दमदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।